हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी गोलीय दर्पण के अंदर उसमें दर्पण सूत्र की। हमने दर्पण सूत्र को डिराइव किया था, व्युत्पत्ति किया था। आज हम आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और आवर्धन के सूत्र को भी डिराइव किया जाएगा। तो सबसे पहले आवर्धन क्या होता है, तो हम रेखीय आवर्धन पढ़ने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन ये चीज है, लीनियर मैग्निफिकेशन कह सकते हैं इसको। और अगर सिंपली अगर आवर्धन ही बोला गया है तो इसका मीनिंग रेखीय आवर्धन से ही है। ठीक है, आवर्धन क्या चीज़ है और ये हमें क्या बताता है? आवर्धन हमें ये बताता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में कितना बड़ा बन गया। तो आवर्धन प्रतिबिंब के आकार का, प्रतिबिंब की ऊंचाई का, प्रतिबिंब की लंबाई का, तीनों एक ही बात है। आकार बोलें, ऊंचाई बोलें या लंबाई बोलें, तो प्रतिबिंब की लंबाई की तुलना करता है बिंब की लंबाई से और तुलना करके बता देता है कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो बिंब से कितने गुनी बड़ी है या फिर कितने गुनी छोटी है। तो ये हमें आवर्धन देता है। ठीक है, और इस चीज़ को निकालने के लिए कि प्रतिबिंब बिंब का कितना गुना बना है, तो हम क्या करेंगे? अगर थोड़ा बहुत अगर आपको ज्ञान है तो आप कह सकते हैं, अगर हम मुझे किसी की तुलना करनी है, जिससे तुलना करनी है वो रहता है नीचे, तो मुझे करनी है तुलना बिंब के आकार से, बिंब की लंबाई से। तो बिंब की लंबाई को मैं मान लेता हूँ h है, तो जिससे तुलना करते हैं वो नीचे रहता है और जिसकी तुलना करते हैं वो ऊपर रहता है, h डैश। ये h डैश क्या हो गया? प्रतिबिंब की, कह सकते हैं ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h डैश बटा h। ये अपने आप में क्या बताता है? इसकी तुलना हो रही है इससे। ठीक है कि नहीं है? ठीक। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। बिंब वस्तु कह सकते हैं, बिंब की जगह ऊंचाई, लंबाई, आकार कुछ भी लिखा जा सकता है। ये जो अनुपात है इसे ही हम क्या बोलते हैं? आवर्धन। और ये अनुपात हमें क्या देता है? ये अनुपात हमें देता है कि ये जो प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना गुना बड़ा बना या फिर कितना गुना छोटा बना। ये अनुपात हमें ये देता है। इसकी परिभाषा सिंपली यही हो गई, यही इसकी परिभाषा है आवर्धन की या रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे रेखीय आवर्धन कह सकते हैं, इसको रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये है रेखीय आवर्धन। जैसे कि मान लीजिए रेखीय आवर्धन m से डिनोट करते हैं इसको। अगर मान लीजिए m का मान 2 है, इसका मतलब क्या निकला? इसका मीनिंग ये है कि जो प्रतिबिंब की जो लंबाई है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो बिंब से 2 गुनी, 2 आया ना, इसका मीनिंग प्रतिबिंब जो है बिंब से 2 गुना है। अगर m बराबर 1/2 आता, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है बिंब से कितना गुना है? 1/2 गुना है। 1/2 गुना होने का मतलब बड़ा नहीं है, छोटा है। ठीक है कि नहीं है? अगर ये मान बड़ा है 1 से तो बड़ा है, ये मान अगर 1 से छोटा है तो फिर ये छोटा है। तो ये इस समय प्रतिबिंब जो है बिंब से आधा बना। इसका मीनिंग है प्रतिबिंब का जो आकार या लंबाई जो है वो बिंब से आधी है। बिंब की जितनी है, बिंब की मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की जो हो जाएगी इस केस में, आधे के केस में हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, है ना, ये प्रतिबिंब का, क्योंकि आवर्धन 1/2 है। किसी का आवर्धन मान लीजिए 1/3 है। इससे हम क्या समझे कि प्रतिबिंब छोटा बना, ये तो पता है। कितना? 1/3 गुना बना बिंब से,
मतलब 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, आकार 1/3 हो गया बिंब से, प्रतिबिंब का आकार। तो ये जो है आवर्धन दिखाता है। हाँ, इसके चिन्ह के बारे में भी हम बात करेंगे, पर अभी हम इसका सूत्र डिराइव करने वाले हैं, हम वो डिराइव करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम कोई भी दर्पण काम में ले सकते हैं, और पिछले वाले डेरिवेशन की तरह हम इसमें भी अवतल दर्पण काम में ले लेते हैं, आसान रहेगा हमारे लिए। उत्तल से भी डिराइव किया जा सकता है, परंतु हमको किसी एक से ही डिराइव करना है। ओके, अब हम प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष वगैरह सब बना देते हैं इसके अंदर। ध्रुव वगैरह, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस, ये हो गया आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता केंद्र। हाँ, अब वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु किसी भी पोजीशन में रखकर ये डिराइव किया जा सकता है। तो हम पिछली बार की तरह जैसे वस्तु को हमने रखा था सी के परे, तो वहाँ पर रख के डिराइव किया जा सकता है। ये हमने यहाँ पर वस्तु रख दी। अब इस वस्तु का, इसको मैं ए पॉइंट बोल सकता हूँ, इसको मैं बी पॉइंट बोल सकता हूँ इसका। ओके, ठीक है। अब इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। आप सबको मालूम है प्रतिबिंब कैसे बनाना है, तो फटाक से इसका बी से निकलते हुए 2 प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं और इसका प्रतिबिंब बना लेते हैं। ये मैं पहले लेके आया हूं मुख्य अक्ष के समांतर। अब आप सबको मालूम है मुख्य अक्ष के समांतर आई है, तो परावर्तन के पश्चात ये कैसे जाएगी, फोकस से होते हुए, ये फोकस से होते हुए चली जाएगी। ठीक है, पहला हो गया परावर्तन। एक और प्रकाश किरण लेके आते हैं। अब की बार एक प्रकाश किरण लाएंगे ध्रुव पर। ये इस तरीके से एक प्रकाश किरण हम ध्रुव तक लेके आ गए हैं, ये इस तरीके से। अब ये ध्रुव के साथ कितना एंगल बना रही है, कितना कोण बना रही है, ये देख लीजिए, ये कोण बना रही है, ये इतना कोण बन रहा है। मान लीजिए कोण थीटा है। तो परावर्तन कैसे होगा इसका आप सबको मालूम है कि अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तब वो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही मुख्य अक्ष के साथ बनाकर वापस लौट जाती है। तो ये मुख्य अक्ष का थीटा कोण बनाकर वापस इस तरीके से लौट जाएगी। तो इसको वापस लौटा दीजिए थीटा कोण बनाते हुए। ठीक है, ये इस तरीके से वापस हमने इसको लौटा दिया थीटा कोण बनाते हुए। ये कोण थीटा, सेम कोण। ठीक है, ये देखिए। अब दोनों प्रकाश किरणें जहां मिली वहां पर प्रतिबिंब बनता है, तो वहां पर प्रतिबिंब बना दीजिए। ये यहां पर प्रकाश किरणें मिली दोनों, तो यहां पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये देखिए इसका प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब निर्माण हमने पहले भी कर रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये यहाँ पर हो जाएगा ए डैश और यहाँ पर हो जाएगा बी डैश। ठीक है, बी का प्रतिबिंब बी डैश, ये इस तरीके से। तो प्रतिबिंब निर्माण पूरा हो गया। और इसके साथ ही हम कुछ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ध्रुव से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक प्रतिबिंब तक की जो दूरी है उसको हम क्या कह सकते हैं, ये दो दूरी है वो है आपके v। ठीक है, इस दूरी को हम v बोलते हैं। और दूसरी जो दूरी है
ध्रुव से ही लेकर बिंब के बीच की दूरी, ये यहां से ध्रुव से बिंब तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे अपन, u। ठीक है, इन दो दूरियों के बारे में आप जानते ही हैं, ध्रुव से सारी दूरी मापी जाती है, प्रतिबिंब की दूरी v, बिंब की दूरी u। ठीक है, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, अब मैं जिन दो त्रिभुजों को आपको कहूँ देखिए समझिए, तो उन पर आपका ध्यान रहना चाहिए। इन त्रिभुजों को देखिए, एक ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को देखिए आप। ये दो त्रिभुज, इनको देखिए और देखिए इनमें कितने, दोनों त्रिभुजों में कितने कोण बराबर है। तो आप देखेंगे एक त्रिभुज है ए बी पी और एक है ए डैश बी डैश पी। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए एक कोण 90 डिग्री का, दोनों ही समकोण त्रिभुज है, एक कोण दोनों में 90 डिग्री का है। इस त्रिभुज में देखिए एक कोण थीटा है, इस छोटे वाले त्रिभुज में देखिए एक कोण थीटा है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर है, तो ये ए समरूपता नियम से समरूप है। ठीक है, और अगर ये समरूप है तो समरूपता के नियम से हम क्या कह सकते हैं भाई, कि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो कर देते हैं संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर। इस केस के अंदर संगत भुजाओं का अनुपात पहले हम लिख देते हैं, त्रिभुज कौन सा है, ए, पहले इस वाले का नाम लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई पहले कोई भी लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता। ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है, किस त्रिभुज से समरूप है भाई, ए बी पी। ये दो त्रिभुज आपस में समरूप है, ये हम जान गए ए समरूपता से। और अगर समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे इसका ये एक भुजा है ए डैश बी डैश, इसके संगत बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा है इसके संगत, ए बी। ठीक, दूसरा देखें, छोटे वाले का पहले लिया तो अब की बार भी छोटे वाले की भुजा पहले लेंगे। मैं एक भुजा ले रहा हूं ए डैश पी, और इसके संगत बड़े वाले की कौन सी भुजा है, आप ढंग से देखें, ए पी। ठीक है, इसके संगत बड़े वाले की ये भुजा है ए पी। ठीक है, ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तीसरी भुजा का अनुपात नहीं लेंगे, बराबर होता है पर यहाँ पर हमारे डेरिवेशन में उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब हम देखें ए डैश बी डैश। देखिए पहले आप ये मान लीजिए इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई लंबाई कुछ भी गया, अगर इस तरीके से है तो ऊंचाई है, ये इधर हो गया तो लंबाई हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऊंचाई लंबाई से। ये जो ऊंचाई है जो कि प्रतिबिंब बिंब है, वस्तु है, उसकी ऊंचाई को मैं मानता हूँ h। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h डैश। ये हमने नोटेशन दिए, कोई इनको कैपिटल h, कोई इसको स्मॉल h कर देता है, हमने नोटेशन दिए। ये h प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई। ए डैश बी डैश और ए बी की वैल्यू तो मिल जाएगी एच डैश में से। ए डैश पी को हम वी बोल सकते हैं, ए पी को हम यू बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग हमें पिछले लेक्चर की तरह हमें इनको तोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबकी वैल्यू के सबको हम किसी न किसी टर्म में डिनोट कर सकते हैं डायरेक्ट। बट जब हम वैल्यू रखेंगे तो पिछली बार वाले डेरिवेशन की तरह यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखकर हम वैल्यू रखेंगे चिन्ह परिपाटी को। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखो आप। ए डैश बी डैश ये रहा, तो उसकी वैल्यू है एच डैश। अब एच डैश को पॉजिटिव लिया जाए या नेगेटिव लिया जाए, आप खुद देखिए। तो चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, अगर मुख्य अक्ष के नीचे है तो नेगेटिव, तो
ए डैश बी डैश जो कि एच डैश है उसको हम माइनस एच डैश कहेंगे, माइनस एच डैश अपॉन ए बी ये रही, देख पा रहे हैं वो मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये धनात्मक ली जाएगी एच। ए डैश पी को हम वी बोलते हैं, वी धनात्मक लगेगी ऋणात्मक, इसके लिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को देखें, आपतित किरण की दिशा धनात्मक दिशा, तो ये वाली दिशा धनात्मक है। और हम जितनी भी क्या कहते हैं दूरियां मापते हैं वो सब ध्रुव से मापते हैं। अब और v को मापने के लिए प्रतिबिंब की तरफ जाना पड़ेगा, तो आप ऋणात्मक दिशा की तरफ जा रहे हो तो मतलब v जो होगा वो माइनस का होगा, ये माइनस का v। और u की बात करें u भी माइनस का होगा, u को मेजर करने के लिए भी आप उस तरफ जा रहे हो ध्रुव से, तो u भी माइनस का होगा। अब आप देख सकते हैं क्या इसका रिजल्ट रहेगा। हाँ, तो इसका रिजल्ट देखते हैं, एच डैश अपॉन एच, देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, फिर ये वाला माइनस गया इधर तो माइनस वी बाई यू। अब आपको परिभाषा अनुसार आप कह सकते हैं एच डैश बटा एच क्या होता है, एम, परिभाषा यही तो है, एच डैश बटा एच तो क्या होता है, एम होता है, तो एच डैश बटा एच की जगह एम लिख सकते हैं, है ना, इसको मैं एम कह सकता हूं, ये m के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, माइनस v बाई यू के इक्वल है। तो ये देखिए एक v और u के टर्म में हमको एक फॉर्मूला मिल गया, ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया जो v और u के टर्म में है, किसके लिए, एक दर्पण के लिए, आवर्धन का सूत्र। एक तो ये है ही एच डैश बटा एच और माइनस वी बटा यू, एक और फॉर्मूला भी हमको मिल गया, है ना, आवर्धन का सूत्र, ये है आवर्धन, ठीक बात। तो इस तरीके से हमने आवर्धन का सूत्र डिराइव कर लिया। अब जो है आवर्धन जो m जो है उसका जो चिन्ह है वो भी हमें प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। तो और इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ जाते हैं कि m की वैल्यू ये है तो क्या क्या संभव है ना। तो उसमें m का मान और m का चिन्ह दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो हम m के बारे में देखते हैं। आवर्धन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम चलो चिन्ह के बाद में देखेंगे, पहले हम मान का देख लेते हैं। मान, अगर m का मान जो है, अब मान कह सकते हैं पहले परिमाण, m का जो परिमाण है, परिमाण मतलब आप उसके चिन्ह को ना देखिएगा, m का चिन्ह कुछ और दिखाता है और m का मान कुछ और दिखाता है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर m को आप -2 देखकर अगर बोल दें कि m का मान 1 से छोटा है तो ये गलत है, क्योंकि ये माइनस जो है वो इसकी प्रकृति को दिखाता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक है या उल्टा। ये माइनस इसके मान को छोटा नहीं कर रहा है, एक्चुअली ये माइनस कुछ और दिखा रहा होता है, ठीक नहीं है। जिस प्रकार आप वेक्टर के अंदर जब माइनस लगाते हो तो उससे पता चल जाता है कि दिशा जो है वो धनात्मक से उल्टी है, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये सिर्फ प्रकृति बता रहा है, और दो से हम कुछ और समझेंगे और माइनस से हम कुछ और समझेंगे। तो मैं ये आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप m बराबर -2 देखें तो इसको ये मत समझ लीजिए m का जो मान है वो 1 से छोटा, 0 से छोटा या फिर ऋणात्मक है, ऐसा मत समझिएगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए परिमाण लिखा इसका। परिमाण मतलब अगर मैं इसके परिमाण की बात करूं तो यहाँ पर m का परिमाण कितना है, 2। तो मैं यहाँ पे परिमाण की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ परिमाण देखना, चिन्ह ना देखें इसमें। तो अगर m का परिमाण जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा या बिंब बड़ा होगा। देख लेते हैं m का जो
सूत्र है वो है होता है h डैश बटा h। मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ तो ये लो परिमाण। अब मुझे बताओ ये 1 से बड़ा है तो इसका मान भी, इसका भी मान 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है तो ये भी 1 से बड़ा है। अब मुझे बताओ ये जो भिन्न है वो 1 से बड़ी कब हो सकती है, जब ऊपर वाला बड़ा हो या नीचे वाला बड़ा हो। देख लो, जैसे मैंने एक लिखा 2/3 और एक लगा 3/2, इनमें से किसका मान 1 से बड़ा है? इसका मान 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, जब ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो। इसका मान कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, इसका मान 1 से बड़ा होगा क्योंकि उसमें ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। तो इसका मतलब अगर 1 से बड़ा फिक्स है, मैं जिसमें कह रहा हूँ 1 से बड़ा हो, उस केस में फिक्स है कि ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा। 1 से बड़ा है इसका मतलब ये बड़ा है, ये माने प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा है और बिंब की ऊंचाई कम है। तो अगर इसका परिमाण 1 से बड़ा है तो आप कह सकते हैं, अगर परिमाण 1 से बड़ा है तो ये प्रतिबिंब का जो आकार या प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई से ज्यादा होगी उस केस में। ठीक है ना, और लिख भी दें प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब से अधिक होगी। ठीक है, ये हो गया काम। सेम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। अगर m का जो परिमाण है वो लेस देन 1 है, मतलब 1 से छोटा है, तो आपको मालूम है 1 से छोटा वाला केस ये रहा, यही 1 से छोटा वाला में ये 1 से छोटा है, इसका मतलब ये भी 1 से छोटा है, और ये 1 से छोटा है तो कौन बड़ा कौन छोटा होगा आप समझ गए होंगे। जब ये छोटा और ये क्या हो, बड़ा, तभी 1 से छोटा मान आएगा, ये वाला देखिए। तो इस केस में जब 1 से छोटा परिमाण है तो उस समय आप क्या समझ गए, कौन बड़ा है उस केस में, प्रतिबिंब बड़ा है या बिंब बड़ा है? उस केस में बिंब बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा उस केस में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इस केस में जो है ये जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो छोटी होगी बिंब की ऊंचाई से। ठीक है, और आप कह सकते हैं इस केस के अंदर प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब से छोटी होगी। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं। जब m का परिमाण एग्जैक्टली 1 के बराबर हो, 1 के एकदम बराबर, तो आप देखें m का जो परिमाण है, m ये रहा, ये 1 है, ये 1 कब होगा आप खुद ही देखें, ये 1 है तो मतलब ये भी 1 है, ये 1 कब होगा आप खुद देखिए। जब ये ऊपर अलग और नीचे अलग हो तो कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता। 1 है इसका मीनिंग ये और ये दोनों आपस में बराबर है, 3/3 1, 4/4 1, 5/5 1। कहने का मतलब है 1 तभी हो पाएगा जब h डैश और h आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं कि अगर 1 मिला है तो उस केस में आप कह सकते हैं h डैश का जो परिमाण है, मतलब h डैश जो कह सकते हैं प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई के बराबर है। और कॉनकेव मिरर में ये कौन सा केस होता है, जब वस्तु C पर होती है, वक्रता केंद्र पर होती है, तो प्रतिबिंब भी वहीं पर बनता है, उतना बनता है। तो ये कंडीशन उस समय की है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई इस केस में क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है इस केस में बिंब की ऊंचाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिख देते हैं। अगला नेक्स्ट केस देखते हैं। तो ये इसके परिमाण के बारे में बात कर दी, चिन्ह के बारे में बिल्कुल बात नहीं, चिन्ह तो देखना ही नहीं है आपको, और परिमाण को देखकर हमें ये डिस्कशन पर पहुंच जाएंगे कि क्या कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये तो सिंपल सी बात है। अब हम बात कर लेते हैं इसके परिमाण के बारे में, नहीं चिन्ह के बारे में। चौथा, अगर m जो है वो पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, m जो है वो पॉजिटिव हो, m धनात्मक हो, जैसे लिखा ना 2, इस तरीके से। ये चिन्ह क्या है, 2 का प्लस है ना, 2 से तो क्या पता चला, जैसे m बराबर 2, -2 और +2,
इसमें अगर परिमाण देखें तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। 2 से तो पता चल गया प्रतिबिंब बड़ा है, और कह सकते हैं 2 गुना है प्रतिबिंब बिंब का। अब हमें पता करना है ये प्लस है और माइनस है, प्लस से क्या समझेंगे और माइनस से क्या समझेंगे। तो ये वाली बात है, धनात्मक है तो हम क्या समझेंगे इससे। तो आप देखिए, खुद ही सोचिए, m जो है वो होता है h डैश बटा h, ठीक है। और h हमेशा क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक। मैंने आपको बताया हम हमेशा वस्तु को सीधा रखते हैं जनरली, तो ये h क्या होगा, हमेशा धनात्मक। तो नीचे तो प्लस का साइन हो गया फिक्स, हमेशा के लिए फिक्स कर दिया हमने, ये तो प्लस, ठीक। अब h डैश ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आपने ये बात जब प्रतिबिंब निर्माण किया था तब आपको मालूम है ये सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। तो ये दोनों ही टाइप का हो सकता है, प्लस का भी माइनस का भी। इसको तो प्लस का मान लिया, ये दोनों ही हो सकता है। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे m का जो मैंने कहा था m का साइन पॉजिटिव हो, इसका साइन पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी साइन पॉजिटिव हो। ये तो प्लस का है, तो इसका साइन क्या होना चाहिए कि फाइनली ये पूरा का पूरा धनात्मक ही रहे। तो आपको मालूम है ये धनात्मक होगा। अगर ये धनात्मक नहीं होता, देखो अभी तो धनात्मक धनात्मक क्या हो गया, धनात्मक। अगर ये ऋणात्मक होता तो ऋणात्मक और धनात्मक ऋणात्मक हो जाते, तो ये आंसर हमें प्लस का नहीं मिलता, मुझे माइनस का मिलता। मैं वेट कर रहा हूं प्लस का आंसर कब आएगा। तो प्लस का आंसर तब आएगा, इसको तो प्लस का पहले ही मान लिया गया, ये तो प्लस का है, तो फिर ये प्लस का हो गया, फिक्स हो गया, तो फिर इसको भी प्लस का ही होना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल ये क्या मिल जाएगा हमको, m का चिन्ह क्या मिल जाएगा, धनात्मक। तो अब आप ये देखिए कि m का धनात्मक होने के लिए हम क्या समझे इससे, कि m के धनात्मक होने के लिए h डैश को क्या होना पड़ेगा, धनात्मक। m के धनात्मक होने के लिए h डैश धनात्मक होना जरूरी है। और h डैश धनात्मक है, इसका मीनिंग क्या है, h डैश धनात्मक है, इसका मीनिंग क्या है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा, बताता हूं। h डैश इस केस में देखिए, h डैश क्या था, ऋणात्मक, उल्टा बना। अगर ये ऊपर बनता तो हम h डैश क्या लेते थे, धनात्मक। भले छोटा बने बड़ा बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऊपर सीधा बना है, ऐसे सीधा बना है, तो हम इस h डैश को क्या लेते हैं, धनात्मक। तो अगर मैंने डिसाइड किया है h डैश मेरा धनात्मक होना चाहिए, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है भाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई मैं कहता हूं धनात्मक है मेरी, तो इसका मतलब मेरा प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, और सॉरी सीधा, और सीधा है तो आभासी। भाई धनात्मक आ गया, क्योंकि धनात्मक हो तभी मेरे को ये m धनात्मक मिलेगा, ठीक है। और h डैश धनात्मक है, इसका मीनिंग क्या, कैसा मिला है, सीधा मिला है प्रतिबिंब। और जब जब सीधा मिलता है तब तब हमें क्या मिलता है, आभासी मिलता है। तो इसका मीनिंग ये फिक्स हो गया, जब m धनात्मक होगा उस समय हमें प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, आभासी और सीधा। तो हम इस केस में लिख सकते हैं m धनात्मक, तो प्रतिबिंब जो है आभासी व सीधा मिलेगा। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट, अगर m का जो चिन्ह है, m का अगर चिन्ह m का चिन्ह अगर ऋणात्मक हो, जिसको ये समझ नहीं आया अब वो वापस देख सकता है, सेम काम करने वाले हम। m का चिन्ह ऋणात्मक हो, कब होगा ऋणात्मक, हम खुद देख लें। m होता है h डैश बटा h, इसका चिन्ह नीचे वाले का तो हमेशा ही धनात्मक, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे बताओ m का चिन्ह ऋणात्मक h डैश क्या हो, ताकि m का चिन्ह ऋणात्मक हो। सबको मालूम है h डैश को माइनस होना पड़ेगा, तभी ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस आंसर आएगा। तो इसके ऋणात्मक होने के लिए, इसके ऋणात्मक होने के लिए h डैश को माइनस का होना कंपलसरी है। तो अगर ये h डैश माइनस का है तो मुझे बताइए h डैश माइनस का कब होता है, हमने पिछले ही केस में पढ़ा है h डैश को माइनस, h डैश माइनस है जब वो उल्टा बना है। तो इसका मीनिंग है ये ऋणात्मक तभी होगा m जब h डैश ऋणात्मक होगा, और h डैश ऋणात्मक है, प्रतिबिंब ऋणात्मक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या बना है, उल्टा बना है, ठीक है कि नहीं है, ये ऋणात्मक है तभी ये माइनस पॉसिबल है। तो इसका मीनिंग h डैश ऋणात्मक है, इसका मीनिंग उल्टा है, और उल्टा है तो क्या है, वास्तविक है। हो गया काम। तो पता चल गया, जब m ऋणात्मक होता है, जब m ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक
वह कैसा बनता है? उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो m के बारे में ये बातें आप ध्यान रखिएगा, m का चिन्ह और मान। और m का मान जब भी हम रखेंगे, चिन्ह भी उसको कंसिडर करके रखेंगे। चिन्ह भी हमें बहुत कुछ बताता है। तो जब फॉर्मूले में जब मान रखा जाएगा तो m का, तो चिन्ह के साथ रखा जाएगा, तो इनके चिन्ह भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल m इज इक्वल्स टू -1/2। तो आप यूँ नहीं कि -1/2, या फिर पहले मैं एक 2 का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया m इज इक्वल्स टू -3। ये ना देखिएगा कि सर ये 1 से छोटा है, एक तो धनात्मक है और ये तो ऋणात्मक, मैंने पहले ही मना किया। एक तो देखो आप 3 है ना, 3 मतलब पहले तो परिमाण देखो, परिमाण इसका क्या है? 3, -3 नहीं है, 3 परिमाण है। 3 से हम ये समझ गए कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो बिंब से 3 गुना बड़ा बना। ठीक है कि नहीं? 3 गुना बन गया, मतलब बड़ा बन गया। फिर अब देखो माइनस का, तो इससे पता चला हमारा प्रतिबिंब जो है वास्तविक है और क्या बना है? उल्टा बना है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से हम m के बारे में समझ गए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम जो कह सकते हैं दर्पण सूत्र और इस आवर्धन वाले सूत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस किए जाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।